Hello guys, welcome to my YouTube channel Exceptional Dialogue. I am Vishnu Chaudhary, AIR 40 in Engineering Service Exam 2019. In this playlist, I am uploading videos on interview process, GD process of different organizations or PSUs. Today, I have with me Anshul Goyal. अंशुल ने गेट 2017 में 95 रैंक सिक्योर करी, जिससे उनका राइट्स में, आईओसीएल में और कई और पीएसयूज में सिलेक्शन हुआ। बट अंशुल ने राइट्स को चुना और एज ए असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने वहाँ पे 1.5 साल के लिए जॉब किया है। बाद में अंशुल का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2018 से AIR 75 उन्होंने सिक्योर करी और अभी सेंट्रल वाटर कमीशन में एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ पे पोस्टेड है। आज हम अंशुल से इस वीडियो में कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस और जीडी अगर कोई है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। राइट्स का एग्जैक्टली रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है गेट से। तो अंशुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो विष्णु, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। ओके, सो अंशुल, आज हम राइट्स के बारे में आपसे जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि उनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, एग्जैक्टली उस दिन क्या होता है वहाँ पे। 10 बजे से एक्चुअली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उस दिन कुछ दिन पहले बता दिया जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो उसके हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। और प्रोसेस ये होता है कि आप वहां पहुंचेंगे, सबसे पहले वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है। तो 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहेगा सबका। जैसे ही सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या पूरा एक दिन लगता है इसमें कंप्लीट प्रोसेस होने में? नहीं, एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 1 घंटे में हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। बाई लंच तो सब लोगों को फ्री कर भी दिया जाता है। 3 या 4 घंटे टोटल पूरे प्रोसेस में लगते हैं। अंशुल, ये बताइए कि क्या राइट्स का सिलेक्शन प्रोसेस है एग्जैक्टली, और क्या उसमें अभी पर्सनल इंटरव्यू है या जीडी भी होता है? क्या एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है? गेट के थ्रू सिलेक्शन होता है, उसके बाद ओनली उसमें पीआई होता है। 2017 में मेरा गेट था, तो उससे जस्ट पहले जो गेट 2016 था, उस टाइम पे जीडी भी हुआ करता था और पीआई भी हुआ करता था, उसका भी वेटेज था। लेकिन 2017 से ओनली पीआई स्टार्ट हो गया। सो बेसिकली आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे हुआ था, उसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं था? या नहीं, ओनली गेट स्कोर एंड योर पर्सनल इंटरव्यू। ओके, अंशुल, अब हम दोनों चीजों पे एक करके बात करेंगे कि क्या सिर्फ गेट रैंक इंपॉर्टेंट है या पर्सनल इंटरव्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। तो अंशुल, ये बताइए कि पर्सनल इंटरव्यू का एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, कितने देर का होता है, उसमें बोर्ड मेंबर कितने हैं, कंप्लीट एक्सपीरियंस बताइए आपका क्या था वहाँ। 4 मेंबर्स थे उस दिन, जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था। एक उनमें एचआर होते हैं और 2 या 3 टेक्निकल पर्सन होते हैं। मेरा इंटरव्यू शायद मुझे लग रहा है कि 15 से 15 टू 20 मिनट्स चला था। मैंने राइट से पहले और एक प्राइवेट कंपनी में भी जॉब किया था। तो मेरा जो इंटरव्यू था मोर और लेस फोकस्ड उस मेरे जॉब पे ही था, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल था उस प्राइवेट कंपनी में, वो भी राइट से मिलता जुलता था, क्योंकि डिजाइन का काम किया था मैंने, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स का, डिजाइन ऑफ ब्रिजेस का। तो मोस्टली उसी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस थे। एक टेक्निकल इंटरव्यू आपका था, आपने इसके लिए क्या तैयारी करी थी और किस तरीके के सवाल वहाँ पूछे गए थे एग्जैक्टली? मैं पहले प्राइवेट जॉब मैंने किया हुआ था, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो लगभग उसी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड था। एक्चुअली मैं ब्रिज मतलब मैंने वहां पे प्राइवेट कंपनी में डिजाइन ऑफ ब्रिज किया हुआ था और हाइड्रोलॉजी ऑफ ब्रिजेस से रिलेटेड वर्क किया हुआ था। तो मुझसे एक इंटरव्यू ने लगभग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपका डिजाइन प्रोसीजर क्या होता है और डिजाइन का कोड कौन कौन से आपने यूज किए, फिर उसके बाद हाइड्रोलॉजी के कौन कौन से कोड यूज किए, प्रोसीजर क्या था, मोर और लेस उसी से रिलेटेड था। फिर एक जो दूसरे इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मुझसे सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जब आप डिजाइन ऑफ ब्रिज करते हो तो वहां पे आपकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है, वो सब उन्होंने पूछा कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। उसके बाद जैसे सॉइल का कुछ कुछ पोर्शन और पूछा, उसके बाद फिर वो हाईवे पे आ गए कि हाईवे में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किस तरीके से उनका थोड़ा बहुत डिजाइन किया जाता है। तो इस तरीके से मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए। और क्योंकि मेन बात यह है, उन्होंने जैसे राइट्स जो है, अगर उसमें आप डिपार्टमेंट्स देखेंगे तो उसमें रेलवे का भी डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट का भी डिपार्टमेंट है, हाईवे का भी डिपार्टमेंट है, इसलिए उन्होंने लगभग सारा सब कुछ कवर किया थोड़ा थोड़ा। ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि आपने जॉब किया था, तो मोर और लेस आपसे वहीं से लिंक करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे।
अगर जनरल किसी कैंडिडेट ने कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास वो पहली बार जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनसे क्या सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस एज सच यही रहा है कि अगर आपने जॉब नहीं किया है कहीं भी, आप अगर फ्रेशर हैं, तो फिर आपसे वो उस तरीके के सवाल पूछेंगे कि आपने अपने बीटेक में क्या किया है। क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो हमेशा ये जानना चाहता है कि ये जो बंदा जहां पे भी पहले था, वहां पे इतनी इसने कितने डेडिकेशन से काम किया है। तो जब मैं जॉब में था तो उन्होंने मेरे से प्रीवियस जॉब के बारे में पूछा। अब अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे वो उसी तरीके से पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट फेवरेट हैं। जो आप फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं उनकी कंपनी से रिलेट करती हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं से सवाल पूछेंगे। जैसे अब राइट्स के केस में अगर आप सॉइल बताते हैं, आरसीसी बताते हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी 2 या 3 सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जैसे राइट्स में कोर काम हाईवे का होता है, एयरपोर्ट का होता है, रेलवे का होता है, ट्रैक एंड सर्वे का होता है। तो आप उससे रिलेटेड कुछ कुछ 2-3 सब्जेक्ट तैयार करके जाइए। सो ये तो आपके हो गए टेक्निकल क्वेश्चंस, और आपने एक सलाह दे दी है बेसिकली कि किस तरीके से टेक्निकल को प्रिपेयर करके जाएं। एंड अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल के लिए, कि कुछ क्वेश्चंस आपसे क्या कंपनी के रिलेटेड, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल होते हैं ना एचआर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे कोई सवाल आपसे पूछे गए? हाँ, एचआर से रिलेटेड सवाल तो पूछे ही गए थे। जैसे कि आप पहले जहाँ काम कर रहे थे वहां पे आपने क्यों छोड़ दिया, वहां पे क्यों काम नहीं किया। इस तरीके का सवाल हमेशा होता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो इस तरीके का होगा, या फिर अगर आप जॉब नहीं करे किए हुए हैं, फ्रेशर है, तो आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरीके का होगा। तो कई बार बोलते हैं कि आप कंपनी के बारे में पूरा डेटा पढ़ के जाइए और उसके बारे में पता करिए क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एग्जैक्टली काम क्या है। क्या आपने उन सब चीज के लिए प्रिपेयर करके गए थे, या फिर ये सब रिडंडेंट है, इतना जरूरत नहीं होती? नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। सही में आपको कंपनी की बेसिक प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप थोड़ा बहुत ये भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मुझसे किस चीज के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको एक बार जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको उसकी साइट खोल के देखनी चाहिए कि किस किस तरीके का काम करते हैं। उससे आपको पता लगेगा। अच्छा, मैंने जैसे सर्च किया कि अच्छा ये सर्वे का काम करते हैं, ये रेलवे ब्रिजेस का काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ कुछ जानकारी जुटाई थी। तो वो हमेशा आपको तैयार करना चाहिए। ओके, सो अंशुल, ये तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब हम बात करते हैं एक्चुअली प्रिपरेशन वाले पार्ट पे, कि आपने किस तरीके से इस इंटरव्यू के लिए स्पेशल कुछ तैयारी करी थी, या स्पेशल आपने कुछ टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए क्या क्या आपने बेसिकली क्या क्या प्रिपेयर किया था? मेरा एक जॉब प्रोफाइल था, तो मुझे ये पता था कि 100% क्वेश्चंस जो होंगे वो मेरी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे। तो मैंने पहले उसको पूरा अच्छे से किया। ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने साइट को उनकी देखा हुआ था, राइट्स की, बार बार खोल के कि अच्छा ये किस किस तरीके का काम करते हैं। तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये इस तरीके का काम करते हैं, ये हाईवे से रिलेटेड काम करते हैं और इस तरीके का। तो मैंने वो सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ के गया थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरीके से करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अंशुल, आपने जब प्रिपरेशन कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो आपके दिमाग में ये डाउट्स नहीं आए कि कहीं किसी से बात हो जाए जिसने ये इंटरव्यू किया है, सो दैट वो आपको क्लियर कर पाए? क्या आपको वैसी कोई फैसिलिटी मिली उस वक्त? नहीं, यही एक मतलब थोड़ा सा क्रंच होता है यहाँ पे, कि उस टाइम पे तो मुझे कोई किसी से बात नहीं हो पाई। हमेशा होता है आपके मन में कि अरे कोई मिल जाए मुझे, उससे जिससे बात करने को मिल जाए, किस तरीके के सवाल पूछते हैं, किस तरीके के क्या मतलब क्या क्या प्रोसीजर होता है। बट उस टाइम पे तो फैसिलिटी नहीं थी। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को ये शायद फैसिलिटी आप अवेलेबल करवा पाएंगे। तो अंशुल, आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे कैंडिडेट्स को, कि क्या सिर्फ अच्छी गेट रैंक से ही सिलेक्शन हो जाएगा राइट्स में, या आपका इंटरव्यू जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? तो आप किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल इसको? हर एक पीएसयूज का जो होता है लगभग एक प्रोसीजर होता है कि आपका वेटेज रखा जाता है। मतलब गेट स्कोर है, आपका जीडी है, पीआई है, तो वहां पे उनका वेटेज रखा जाता है। अब जैसे राइट्स के केस में यहाँ पे ओनली गेट स्कोर था और पीआई था। तो वेटेज जो था वो गेट स्कोर का 75% था और पीआई का 25% था। अब अगर मैं बात करूं उसकी, तो जैसे मेरी 95 रैंक थी, रैंक में 120 वाले भी थे, 140 वाले भी थे। इससे आप समझ पाएंगे कि खाली गेट स्कोर से कुछ नहीं है। मतलब अगर आप अपने इंटरव्यू में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी ठीक कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अंशुल, आपसे इस इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में आपसे एक आखिरी सवाल, कि जब आप इंटरव्यू देके अपना निकले, तो क्या पहली फीलिंग थी आपको? क्या आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या कहीं डाउट था कि क्या पता हो या ना हो? पहली फीलिंग एक्चुअली यहाँ पे दो साइड है। पहली बात ये कि सामने इंटरव्यूअर जो है, हो सकता है आपने 100% सही दिया हो तब भी आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है।
अब दूसरी बात है इंटरव्यू देने वाला मैं खुद, तो उसमें क्या है कि ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 2-4 क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए हैं तब भी मेरा सिलेक्शन ना हो, तो ऐसा भी नहीं है। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाया था उनको सेटिस्फैक्टरीली, और मेरे दिमाग में भी यही फीलिंग थी एग्जैक्टली कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन हो गया। तो आप इससे मतलब एग्जैक्टली आप कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा अंशुल, पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? मतलब एक बार जैसे लिस्ट आ गई, उसके बाद जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए वो हो गए, जो रह गए उनका नहीं हुआ, ये तरीका है या फिर इनकी लिस्ट आती है? किस तरीके का इनका रिजल्ट प्रोसेस है? इनका रिजल्ट प्रोसेस मुझे थोड़ा ठीक लगा एक्चुअली। क्या बहुत बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स किसी और पीएसयू में चले जाते हैं और हो सकता है सारी वैकेंसीज जो हैं इनकी वो फिल ना हुई हो, तो फिर ये क्या करते हैं कुछ टाइम देके विद इन 1 मंथ और सो, और उसके बाद वापस से वो लिस्ट निकालते हैं। और फिर वो प्रोसीजर जो है ना वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं हमें दो ही लिस्ट निकालनी है, 3 ही लिस्ट निकालनी है। जब तक उनकी वैकेंसीज नहीं फिल हो जाती वो ये जो राइट्स है वो लिस्ट निकालता रहता है। तो मैंने 4 और 5 लिस्ट तक सुना है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि फर्स्ट लिस्ट जो है उनकी वो सितंबर में आना स्टार्ट हुई, और उनकी जो लास्ट लिस्ट है वो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक आई। तो मतलब राइट्स का ऐसा है कि जितनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है वो उनको फाइनल फिल करना ही है, तो ये अच्छी बात है उस केस। ओके, हाँ, बिकॉज ये कई बार ऐसा होता है, कुछ पीएसयूज हैं जो बस एक लिस्ट निकालती हैं, उसके अलावा वो दोबारा कोई लिस्ट निकालती नहीं है। और क्या होता है कि जो गेट के अच्छे रैंकर्स हैं वो बहुत सारे पीएसयू में सेलेक्ट हो जाते हैं और जाते एंड में वो एक ही पीएसयू है। तो इस वजह से कई बार जो अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं नीचे रैंक वाले, उनको मिल ही नहीं पाती जो। तो राइट्स के केस में ये अच्छा है। अगर कैंडिडेट्स को मतलब इसको देखते हुए एक सजेशन होगा कि अगर आपकी रैंक थोड़ी बेकार भी है तब भी आप राइट्स के इंटरव्यू में जाइए, क्योंकि आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो सकता है। और क्योंकि इनकी लिस्ट 3-4 आती है, तो अगर आपका पहले लिस्ट में नहीं तो तीसरी चौथी लिस्ट तक क्या पता आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे से सीरियसली दीजिए। तो ये आपके राइट्स इंटरव्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है। अंशुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट राइट इंटरव्यू। आई थिंक जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता थी आपके इंटरव्यू के पहले, वो उनको मिली होगी और दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू विष्णु, थैंक यू। Guys, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel for all such kind of informations. Thank you.